मानवीय कृत्यों के सामान्य नियमों से जिनकी अभिव्यक्ति मनुष्य के बाह्य आचरणों द्वारा होती है और जो किसी सुनिश्चित प्राधिकारी द्वारा लागू किए जाते हैं। यह प्राधिकारी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे उन मानवीय प्राधिकारियों में से चुना जाता है जो राजनीतिक समाज में सर्वशक्तिमान होते हैं। अब विधि दो प्रकार की होती है, एक होती है सामान्य और एक होती है विशिष्ट। जी। साधारणतः और विशिष्ट। साधारण विधि देश की साधारण विधि होती है। विशिष्ट विधि में उन नियमों के कतिपय अन्य संकलन सम्मिलित है जो कि अपनी प्रकृति, स्रोत अथवा प्रयोग की दृष्टि से विशेष और अपवादात्मक होते हैं तथा इन्हें सामान्य विधि के क्षेत्र से बाहर रखा जाता है। जैसे कि आईपीसी, टीपी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट सामान्य विधि कहलाती है। सामान्य विधि यही है। सामान्य विधि के क्या उदाहरण है? भारतीय दंड संहिता, संपत्ति नियंत्रण अधिनियम और संविदा अधिनियम, ये साधारण विधि है। जबकि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, दिल्ली भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, ये सब विशिष्ट विधि है। विधि शास्त्र के प्रकार। अच्छा, सबने अलग अलग भागों में बांटा है इसे। आस्ट्रिच ने 2 भागों में बांटा है विधि शास्त्र को, सामर ने 3 भागों में बांटा है और बेंथम ने भी 2 भागों में बांटा है। तो आस्टिन ने 2 भागों में बांटा है, एक होता है सामान्य विधि शास्त्र या सैद्धांतिक विधि शास्त्र। जी, सैद्धांतिक और सामान्य विधि शास्त्र हो गया। और सेकेंड है विशिष्ट विधि शास्त्र, राष्ट्रीय या व्यवहारिक विधि शास्त्र। या आस्टिन ने 2 भागों में बांटा है। तो विशिष्ट विधि शास्त्र, राष्ट्रीय या व्यवहारिक विधि शास्त्र। सेकेंड सामर ने 3 भागों में बांटा है। पहला विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र, एनालिटिकल, ऐतिहासिक विधि शास्त्र, हिस्टोरिकल, नैतिक विधि शास्त्र, एथिकल, ज्यूरिस्प्रूडेंस, 3 भागों में बांटा है। अब बेंथम ने 2 भागों में बांटा है। एक है व्याख्यात्मक विधि शास्त्र, एक्सपेस्टोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस, मूल्यांकनात्मक विधि शास्त्र, सेंसोरियल ज्यूरिस्प्रूडेंस। जी। अब हम इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें देख लेते हैं, कौन कौन सी डेफिनेशंस कब आती है, कहाँ आती है, कौन से सन में पूछी गई है। पहले हम विधि देख लेते हैं, चैप्टर 2 में आते हैं। पहले चैप्टर 1 हो गया हमारा, विधि शास्त्र है क्या और कानून को कितने भागों में बांटा है, क्या है, तो उसकी डेफिनेशंस दी है, तो हमने देख लिया। आप देखते हैं चैप्टर 2, प्राकृतिक विधि शास्त्र, नेचुरल लॉ थ्योरी। इस विचारधारा का सर्वप्रथम उदय प्राचीन यूनान में हुआ था। इस शाखा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे नैसर्गिक शाखा, सर्वलौकिक विधि, यूनिवर्सल लॉ यानी कि ईश्वरीय विधि, लॉ ऑफ गॉड, शाश्वत विधि, इंटरनल लॉ, मानवता की विधि, लॉ ऑफ मैनकाइंड एवं विवेक की विधि, लॉ ऑफ रीजन एवं नीति शास्त्रीय या तत्व मीमांसी शाखा कहा जाता है। इस विचारधारा या शाखा के मुख्य चिंतक कौन कौन से? हॉब्स, लॉक, हीगेल, लिख लीजिए, हॉब्स, लॉक, हीगेल, इमैनुअल कांट, ह्यूगो ग्रोशियस, एक ही नाम है ये, ह्यूगो ग्रोशियस, टॉमस एक्विनोस, स्पिनोजा, तब क्यूफेंडॉफ। टॉमस के बाद स्पिनोजा, टॉमस एक्विनोस हो गया, ये एक ही का नाम है, और स्पिनोजा तथा क्यूफेंडॉफ। जी। प्राकृतिक विधि के संबंध में विधि शास्त्रों के कथन, फ्रीडमैन के कथन के अनुसार
प्राकृतिक विधि का इतिहास वस्तुतः मानव द्वारा शुद्ध न्याय की खोज तथा उसमें उसकी असफलता की कहानी मात्र है। इसके बाद है प्रोफेसर फुलर। प्रोफेसर फुलर के कथन के अनुसार प्राकृतिक विधि सोचने का एक तरीका है। डेल बैक मतलब प्रोफेसर फुलर ने क्या कहा है कि प्राकृतिक विधि सोचने का एक तरीका है। डेल बैक्यू के कथन के अनुसार प्राकृतिक विधि वह कसौटी है जो हमें यह अनुमति देती है कि अधिरचित विधि का मूल्यांकन करे और इसके आंतरिक न्याय की तुलना करे। प्राकृतिक विधि की विशेषता। प्राकृतिक विधि का निर्माण, सुधार, परिवर्तन मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह विधि शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। जी। सेकंड, ये विधि लिखित विधि को नहीं मानती है। तीसरा है प्राकृतिक विधि का संबंध न्याय, विवेक एवं नीति शास्त्र से है। एक सेकंड। प्राकृतिक विधि का संबंध न्याय, विवेक और एवं नीति शास्त्र से है। 4 है प्राकृतिक विधि द्वारा ही मानवाधिकार और मूलभूत अधिकार जो मानव के लिए अति महत्वपूर्ण है उसका जन्म हुआ है। प्राकृतिक विधि द्वारा ही मानवाधिकार और मूलभूत अधिकार जो मानव के लिए अति महत्वपूर्ण है उसका जन्म हुआ है। 5वां पॉइंट है इस विधि का मुख्य उद्देश्य मानव के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना है। मानव के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना है। 6, इस विधि की घोषणा विधायिका द्वारा नहीं की जाती है। 7वां, इस विधि का तरीका इस विधि की घोषणा विधायिका द्वारा नहीं की जाती है। इस विधि का तरीका प्रयोग पर आधारित नहीं है। जी। जो एग्जाम में आ चुके हैं ना वो डेफिनेशन बताती हूँ जो आने की संभावना है और जो आ चुके हैं। विधि शास्त्र विधि का नेत्र है। विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, ये किसने कहा है? ये लास्की ने कहा है। विधि शास्त्र विधि का नेत्र है लास्की। विधि शास्त्र प्रतिष्ठापित विधि का दर्शन है। विधि शास्त्र प्रतिष्ठापित विधि का दर्शन है, ये कहा है ऑक्सीन। बेंथम ने विधि शास्त्र के विषय को व्याख्यात्मक विधि शास्त्र तथा निश्चयात्मक विधि शास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया है। बेंथम ने विधि शास्त्र के विषय को व्याख्यात्मक विधि शास्त्र तथा निश्चयात्मक विधि शास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया है। प्राकृतिक विचारधारा। अंधकार युग में नैसर्गिक विधि को एक नया विवर्चन दिया गया। अंधकार युग में नैसर्गिक विधि को एक नया विवर्चन दिया गया। संत ऑगस्टाइन द्वारा दी गई ये डेफिनेशन। विधि शास्त्र के नैसर्गिक विधि सिद्धांत का अनुसरण करता नहीं है। ये हुकर ने कहा है। फिर इसमें आता है हुकर ने क्या कहा है? विधि शास्त्र के नैसर्गिक विधि सिद्धांत का अनुसरण करता नहीं है। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस कार्य है रॉल्स का। द थ्योरी ऑफ जस्टिस स्टेमलर ने दी थ्योरी ऑफ जस्टिस
स्टेबलर। जी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय मान्यता ने 20वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि के नव जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अच्छा है ये इम्पोर्टेंट, देखो एक बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशन दी गई है। कार्ल मार्क्स ने विधि शास्त्र में विधि के राष्ट्रीय चरित्र को प्रतिस्थापित किया था। सामंत के अनुसार विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक एवं नैतिक विधि शास्त्र के 3 विभिन्न भाग है। सामंत के अनुसार विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक एवं नैतिक विधि शास्त्र के 3 विभिन्न भाग है। तो लिखवा दी शायद डेफिनेशन ना। एक और है वकीलों का कार्य शब्दों से है, जो उसकी कला के लिए कच्चे माल है। वकीलों का कार्य शब्दों से है, ये उसकी कला के लिए कच्चे माल है। इंपॉर्टेंट लगा के स्टार लगा लेना इसमें। ये कहा है जूलियस स्टोन ने। वकीलों का कार्य शब्दों से है, ये उसकी कला के लिए कच्चे माल है। ये जूलियस स्टोन। कला के लिए कच्चे माल, कच्चे। जी। विधि शास्त्र मानव स्थापित निश्चयात्मक विधि का दर्शन है। ये कहा है ऑस्टिन ने। विधि संप्रभु का समादेश है। विधि संप्रभु का समादेश है, जो कर्तव्य अधिरोपित करता है और जिसको शास्ति से बल मिलता है। ये कथन ऑस्टिन का है। उचित रूप से की जाने वाली विधि एवं अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि में